नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज सुबह 10 बजे आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी की उम्मीद। आरबीआई की कमेंट्री पर रहेगी बाजार की नजर। सीएनबीसी आवाज पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। कल फेड चेयरमैन के बयान के बाद चढ़कर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। जेरोम पावेल ने कहा, आर्थिक आंकड़े देखकर ही आगे दरों पर करेंगे फैसला। महंगाई में नरमी आने की बात भी कही। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका से क्रूड में 3% का उछाल। भाव $84 के पार। सोने में भी दिखी रिकवरी। तीसरी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे कमजोर। रेवेन्यू और इबिटा में रही गिरावट। लगातार चौथी तिमाही में मार्जिन्स 12% से कम। हालांकि मुनाफे में रही 6% की बढ़त। तीसरी तिमाही में अनुमान के करीब रहे भारती एयरटेल के नतीजे। एक मुश्त घाटे के चलते मुनाफे में 26% की कमी। आय में 15.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 190 रुपए से बढ़कर 193 रुपीज हुआ आरपू। आज सीमेंट शेयरों पर रहेगा खास फोकस। सीमेंट पर टैक्स कम करने की मांग पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। का फिटमेंट कमेटी करेगी 28% जीएसटी की दरें घटाने पर विचार। और शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर लगाम के लिए सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। ब्रोकिंग फर्म्स और उनके सीनियर मैनेजमेंट को जवाबदेह बनाने की पहल। ब्रोकर्स को फ्रॉड रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म तैयार करने की दी सलाह। तो भारती एयरटेल की हेडलाइन में जो नंबर गायब था, कुछ देर बाद हर्षदा के पास जाऊंगा जब स्टॉक एक्सचेंज न्यूज पे चर्चा हो रही होगी तो उस नंबर को पर्सपेक्टिव में रख दूंगा। सॉरी, वो वहीं पे आंकड़ा गायब था उस हेडलाइन में। बाकी सब ठीक है। नंबर्स अपफ्रंट बता देता हूं, जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह के आंकड़े मोटा मोटी आए हैं। खैर, इन नंबर्स पे बाद में बातचीत होगी। बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट, तो वैसे एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है जो हम कहते हैं पेनल्टीमेट या D-1 वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला एक्शन भरा सेशन। और आज वाकई इंपॉर्टेंट दिन होगा। आज बाजार खुलते ही जो इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की जो स्पीच थी, जो कमेंट्री थी, उस पे यूएस ने तगड़ा रिएक्शन दिया और अब हमारे रिएक्शन देने की तैयारी। प्लस 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनवेल होती हुई नजर आएगी। और याद रखिए 2023 की पहली पॉलिसी, तो 2023 का एमपीसी का स्टैंड वो भी सामने आता हुआ नजर आएगा। कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वीरू, बाजार गजनी हो चला है। होपफुली आज इलाज हो जाएगा उसका, क्योंकि वाकई कंसोलिडेशन में था और जिस तरह के इवेंट्स लाइंड अप हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन बाजार को मिलता हुआ नजर आए। तो इंपॉर्टेंट सेशन है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी के जो दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स आए थे, हीरो मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल, जो मैं हेडलाइंस में मेंशन कर रहा था, उन पे रिएक्शन होना है। और वायदा बाजार की आज 7 कंपनी, 7 जिनके नंबर्स आने। तो अच्छा खासा इवेंट पैक्ड सेशन हमारे सामने रहेगा। क्विकली दिखा देता हूं ग्लोबल मूड। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 50-60 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। इंडिकेशंस हैं कि 1/3-1/4% की बढ़त देखने को मिलेगी। दरअसल यूएस में कल अच्छा मूड रहा। हम कल जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे मंगलवार के दिन, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4-1/3% बढ़त पे कामकाज कर रहे थे। और एक्चुअल सेशन में यूएस में क्या हुआ वो स्क्रीन पर आ जाएगा। 3/4 से 2% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स। 2% कोई नैस्डैक बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छी तेजी। और आज सुबह की फ्यूचर्स स्लाइटली इन रेड है। कंसोलिडेशन टाइप है कल के अच्छे मूव्स के बाद। पर ये अच्छे मूव्स दरअसल पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे क्लोजिंग लेवल पर। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा और ये देखिए वॉलेटिलिटी। ये इंपैक्ट है जो फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की कल जो स्पीच आ रही थी वॉशिंगटन के इकोनॉमिक क्लब में, जब वो अपना
बयान, वो इंटरेक्शन कर रहे थे, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट था ये स्क्रीन पे जो प्ले आउट होता हुआ नजर आया। जो पहली तेजी आई आपको स्क्रीन पे नजर आएगी वो इसीलिए आई थी जब जेरोमी पॉवेल साहब रीआइट्रेट उस बात को कर रहे थे जो वर्ड उन्होंने पॉलिसी के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब यूज करा था, डिसइंफ्लेशन। वो कल के उस कमेंट में भी मेंशन करा कि डिसइंफ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। वह वर्ड सुना नहीं बाजार ने, इंट्राडे चार्ट रहेगा स्क्रीन पे, तो बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। उस तेजी के बाद लेकिन उन्होंने फॉलो अप जब अगला स्टेटमेंट यूज करा, उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं उस पे पैनी नजर रहने वाली है बाजार की, हमारी खास तौर पे जॉब्स रिपोर्ट और खास तौर पे इन्फ्लेशन के नंबर्स पे। तो जॉब्स रिपोर्ट तो बड़ी स्ट्रांग आ गई थी जनवरी की, तो इकोनॉमिक आंकड़े सभी जब वर्ड यूज करने शुरू करे तो करेक्ट हुआ और उसके बाद इवेंचुअली दरअसल तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। तो एक समय ये डाउ 250 पॉइंट वो नीचे आ गया था। 250 पॉइंट नीचे आने के बाद 265 अंकों का उछाल, दिन के लो से 500 पॉइंट की बढ़िया मजबूती बनती हुई फाइनली नजर आई। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी क्रीप इन हुई। खैर, जब उन्होंने डिसइंफ्लेशन की बात करी थी, रिआइट्रेट करा था, तब उन्होंने कहा था ये प्रोसेस तो अभी शुरू ही हुआ है, लॉन्ग ड्रॉन बैटल है हमारा, और ये जो डिसइंफ्लेशन हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ अभी हमने अर्ली साइंस देखे हैं गुड्स सेक्टर में, और ये गुड्स सेक्टर जो है पूरी अर्थव्यवस्था का केवल 1/4% है। तो उनका कहना था कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ये डिसइंफ्लेशन अभी बहुत समय लेने वाला है। जब उन्होंने कॉशन की बात करी थी कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा आया, तब वो जो बाजार में करेक्शन आया तब वो बेसिकली यही बात हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो लेबर मार्केट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह के स्ट्रांग आंकड़े आ रहे हैं, तो बाजार जो पेंसिल इन करके चल रहा है, प्राइस इन करके चल रहा है, या हम भी जो फैक्टर इन करके चल रहे हैं, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और हो सकता है फिर ज्यादा लंबा समय लगे, ब्याज दरें एलिवेटेड रहेंगी। तो ये इकोनॉमिक्स वाली बातें, डेटा ये सबको पता है, पर क्या है, पॉवेल साहब राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, पॉवेल साहब के बयान आते हुए नजर आए, तो उसके बाद इस तरह की वॉलेटिलिटी आई। या हमें पता था डिसइंफ्लेशन इकोनॉमी में दिख रहा है, वो मंथ ऑन मंथ नंबर्स क्लियरली हाईलाइट कर रहे थे। उसके इंटरनल्स भी ब्यूटीफुली यूएस में डेटा के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, जो वाजपेयी के साथ बात हो रही थी, गुड्स वगैरह में जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो सबको पता था। और ये भी बिल्कुल सही है, जॉब रिपोर्ट स्ट्रांग आ गई है, फेड बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगा, उसके बाद ही आगे की ट्रेजेक्टरी डिसाइड होगी। तो कोई नई बात नहीं है, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है एकदम, लेकिन उनकी तरफ से आना, इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी, इवेंचुअली अच्छी इक्विटीज ने तेजी पकड़ी, और तेजी इक्विटीज ने इस कमेंट्स को बाजार ने वैसे हाथों हाथ लिया है। कल उस कमेंट्स के बाद मैं क्लोजली नोट डाउन करके गया था बॉन्ड यील्ड्स का, और तब और अब की सेकंड प्लेट प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स जहां थे मोटा मोटी वही है, 103.4 के आसपास, 103.3 के आसपास डॉलर इंडेक्स आके थोड़ा सा कूल ऑफ होकर उल्टा कामकाज करता हुआ नजर आएगा इस ऑल इंपॉर्टेंट स्पीच के बाद। तो ठीक है, ये वॉलेटिलिटी आई, इवेंचुअली तेजी पकड़ी, हाथों हाथ लिया बाजार ने इवेंचुअली उनकी उस स्पीच को। ये कहानी थी, ये इंटरप्रिटेशन, कल और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें बातें छोड़ देता हूं क्योंकि सबकी नजरें सिर्फ इसी स्पीच पे, पॉवेल साहब के कमेंट्स पे थी। बाकी 10 बातें बताने के बाद कंफ्यूजन होता है, कोई जरूरत नहीं उन पर फोकस करने की। हाँ, अब से कुछ ही देर बाद, अभी क्या टाइम हो गया, 7 हो रहा है, 23 मिनट बाद 7:30 बजे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होना है, अर्थव्यवस्था के हालात, हमारी पॉलिसी, और शायद इस बार वो अपना फिर से कैंडिडेचर भी अनाउंस कर दें अगले इलेक्शन के लिए। पर लार्जली स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कोई ज्यादा मार्केट इंपैक्टिंग नहीं होता है, तो सिर्फ इवेंट के तौर पे देखें, जो इंपैक्टिंग था वो मैंने मेंशन कर दिया है। वीरो, अब मार्केट्स का अप्रोच क्विकली समझा दीजिए भाई। कल फिर थोड़ी सुस्ती नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया है। आज इंपॉर्टेंट दिन है, ये हम लोग कल सुबह भी आप मेंशन कर रहे थे, पॉलिसी हो सकता है बाजार को एक डायरेक्शन दे दे। कैसे पॉलिसी से पहले पोस्चरिंग हो रही है, कैसे स्पीच से पहले की पोस्चरिंग थी, और अब डेटा क्या कह रहे हैं, अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक को लेकर। देखिए, एक चीज तो है कि हमारे पास, गुड मॉर्निंग आशीष, एडवांटेज एक है हमारे पास नेस्डेक की क्लोजिंग का, और वो एक अच्छी क्लोजिंग थी। और जो मंडे को सुबह सुबह हम नेस्डेक और डाउ जोन्स के चार्ट्स को रीड कर रहे थे, उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे, एक रेफरेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, वो यही था। आई मीन वीकली क्लोज बहुत स्ट्रांग था, और कल नेस्डेक ने अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। देखिए, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो ये वीकली और डेली पे आप सबको देखिएगा,
बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे विजिबल है और लगभग सवा साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से नेस्डैक बाहर निकल के आ रहा है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है जो कि कल नहीं था, परसों नहीं था, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी के चलने का, वो एक एडवांटेज हमारे पास रहेगा। कल भी अगर आप निफ्टी को देखें आशीष, हमारी बात क्या हुई थी, हमारे पास एक थिन रेंज है, आप पेन को गेन करने की कोशिश करिए, पेन को बाय करने की कोशिश करिए। और आप निफ्टी बैंक को देखिए निफ्टी 1 से 10-15 पॉइंट और रिट्रेस हो गया, इसलिए क्योंकि रिलायंस और निफ्टी आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे थे। अदरवाइज 800 ऊपर, नीचे 665 650 दोनों हमारे बेस था, उसी रेंज में रोटेट हुआ। इवन क्लोजिंग में भी करीब 100-150 पॉइंट का स्विंग मिला। आप करीब 665 का लो लगाने के बाद 780 का स्विंग देके आए। अभी भी प्री पॉलिसी डेटा यही है, कोई चीज नहीं है उसमें, याद रखिएगा। मतलब अगर मैं कुछ देर के लिए पॉलिसी को निकाल दूं कि भाई पॉलिसी आज है, तो रेंज वही है, ऊपर 810 824 सप्लाई जोन, नीचे 660 665 एक बेस, अभी भी वही है। निफ्टी बैंक में डेटा कल क्या था कि आप ट्रेड कीजिए 20 डेमा की हाई को और 41,000 के बेस को, एग्जैक्टली वही बेस था, वही अगर आप देखें एग्जिट पॉइंट था। स्विंग अभी रेंज बाउंड ट्रेडर्स को मिल रहे हैं अगर आप उसमें पेन को बाय करें। ये बाजार की थीम रही है पिछले 5 सेशन से। आज क्या करें, देखिए पहली चीज तो ये है कि एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और उनकी तरफ से जो सेलिंग का आंकड़ा है वो काफी वाइड होता जा रहा है आशीष। 2559 करोड़ रुपए का कल सेल था, 639 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी, कंपेंसेट किसी भी हालात में नहीं कर सकती थी क्योंकि 1900 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। इंडेक्स हालांकि उन्होंने बहुत नहीं छुआ, करीब 90 करोड़ का बाय किया, 239 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल लॉन्ग उन्होंने करीब आज के लिए 1,10,000 की है, दैट्स गुड, लेकिन पुट शॉर्ट भी कम की है। मैं इस बाजार को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए डेटा तो वही है आशीष, आप प्लीज जरा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइएगा और आप देखिए अगर 17,800 के आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए आप, तो करीब 92 लाख पहुंच चुका है, यानी अब 18,000 की और 17,800 की कॉल सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं आशीष। कल इंट्राडे में तो 17,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़ पहुंच गया था और नीचे 17,700 की पुट और 600 की पुट 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। पिरामिड्स लेके आइए और आशीष आप जब इन पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को अभी भी वही रेंज मिल रही है जिसको मैंने कल ट्रेड किया, जिसको मैंने परसों ट्रेड किया, और वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। 17,800 पे बड़ा कॉल राइटर, 17,600, 500 और 700 पे पुट राइटर। फिर कहूंगा प्री पॉलिसी ट्रेड मत कीजिएगा और पोस्ट पॉलिसी भी अगर कोई मेगा डिप टुवर्ड्स बेस 1 मिले आशीष 650, 680, 710, तो उसी को बाय कीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, उसको चेज करने की कोई जरूरत नहीं है। डिप में ही प्रॉफिट मिलेगा जैसे कल मिला। और रही बात पोस्ट पॉलिसी, देखिए डिप मिले तो बाय कीजिएगा फर्स्ट बेस तक का। और दूसरी बात आशीष, जो हमने देखा ना अभी कि 17,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, पोस्ट पॉलिसी अगर 824, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, ये जोन निकलता है तब आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको लेके जा सकता है 864, दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर 910 तक, या फिर उसके ऊपर पे। बट प्री पॉलिसी अगर आप देखिए आपके पास एक रेंज है, पोस्ट पॉलिसी ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप 824 के ऊपर जाएंगे। अभी भी रेंज बाउंड बाजार है और जिम्मेदारी है पॉलिसी की। निफ्टी बैंक वही केस है, जैसे कल ट्रेड किया वैसे ही कीजिए। 41,000 पे 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, दैट्स ह्यूज। 41,000, 41,100 एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम करेगा। प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी अ डिप टुवर्ड्स 41,100, 41,240 बाय करने लायक है। कल का हाई 41,620, 650, ये 20 डेमा है, ये परेशान करेगा, ये अभी तक नहीं बाय सेक्ट हो पा रहा है। बट पोस्ट पॉलिसी अगर पॉलिसी अच्छी रही, निर्णायक रही, हमारे फेवर में रही और ये 650 का वर्टिकल निकल जाए आशीष, ये देखिए ना कैसे 41,500 की कॉल राइटर निकल ग्रिप ली है, बट ये हम इसके नजदीक क्लोज हुए हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सो 41,650 अगर टिकता है पोस्ट पॉलिसी तो बेटर स्विंग टुवर्ड्स 41,983, 41,840 यहां तक आपको मिल सकता है। 42,000 एक टफ रेजिस्टेंस है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। तो आशीष कुल मिला के रेंज वही है, बट पोस्ट पॉलिसी 17,824 और 41,650, इसके ऊपर सस्टेन करना दोनों इंडस्ट्रीज के लिए
एक अच्छे स्विंग्स को जनरेट करेगा। आशीष, अब देखते हैं, खैर सब कुछ अब शक्तिकांता दास साहब और एमपीसी के अनाउंसमेंट पे डिपेंडेंट। 25 बेसिस पॉइंट, उसके बाद एक पॉज के इंडिकेशन, क्या पॉलिसी स्टैंड बदलेगा, क्या इस बार 25 की जगह स्टेटस को इसी बार से शुरू हो जाएगा। अभी भी स्ट्रीट डिवाइडेड है, लार्जली सब 25 की तरफ है, लेकिन हमारे एमपीसी में कुछ मेंबर्स ने हाईलाइट किया है शायद स्टेटस को इसी बार आ जाए। देखते हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट और कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले हर्षदा वो फिल इन द ब्लैंक पूरा कर दीजिए, भारतीय एयरटेल में आंसर क्या था? आई मिस किया था ना आपने, तो आई में पता नहीं कुछ था जिसमें सिर्फ फीसदी रह गया था। आय कितनी? 3.5%, 3.5%, 3.5% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला। तो भारतीय के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे। रेवेन्यू 3.5% बढ़कर करीब 35,804 करोड़ पर आया है, वो आंकड़ा आपके सामने है। मुनाफे पर हालांकि प्रेशर, करीब 26% तक का दबाव। अच्छा, इस 26% दबाव के पीछे है एक फिगर 670 करोड़ का, जो दरअसल लाइसेंस फी इन्होंने प्रोविजन की थी, उसके लिए वो इस बार एडजस्ट होती हुई दिखाई दी है। और ये प्रीवियस पीरियड्स के लिए जो लाइसेंस फी पे की थी, उसका एडजस्टमेंट है मुनाफे में। उस लिहाज से हमने देखा है मुनाफे पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। वैसे अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 18,453 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स 51.5% पर आए हैं, 51.6 का अनुमान था, तो आप कह सकते हैं इनलाइन मार्जिन्स हैं। लेकिन आरपू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और ये ठीक एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आया। 193.4 का अनुमान था, 193 डिलीवर किया, 190 के आसपास था पिछले क्वार्टर में, तो हल्का सा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बहुत एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं है भारतीय एयरटेल के आरपू में। अब देखना होगा Q4 ऑनवर्ड्स आरपू की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि ये Q4 का क्वार्टर ही है जहां पर दिसंबर और जनवरी में कंपनी ने दरअसल वो टैरिफ हाइक्स अनाउंस करना शुरू किया था, तो उसका इंपैक्ट अगली तिमाही या फिर इस चालू तिमाही में देखने को मिलेगा। इंडिया बिजनेस अगर आप देखें वो मजबूत है, वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, आरपूस क्लियरली मॉडरेट हो रहे हैं। इंडिया बिजनेस में रेवेन्यू में 2% का इजाफा, इबिट्टा 10,000 करोड़ से ऊपर आया, 10,400 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई जरूर दिया, और इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स इनफैक्ट ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं, तो नतीजे उस लिहाज से अच्छे हैं। अब हीरो मोटोकॉर्प और इस स्टॉक ने दरअसल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया है, और नंबर्स भी कुछ खास नहीं है। मुनाफे में 6% तक की ग्रोथ गिरावट देखने को मिली, बेग योर पार्डन, 611 करोड़ के आसपास 711 करोड़ के आसपास तक का इजाफा देखने को मिला, 667 करोड़ की तुलना में। रेवेन्यू 2% घटा है, और इबिट्टा में 3.5% तक की गिरावट दर्ज हो रही है। मार्जिन जो 11.5% पर आए हैं, लगातार चौथा क्वार्टर है जहां पर 12% के नीचे के मार्जिन कंपनी दरअसल पोस्ट कर रही है। हालांकि कंपनी कह रही है कि मार्केट शेयर रिकवर हो रहा है। न्यू लॉन्चेस और खासतौर से जो प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्चेस आएंगे उससे मार्केट शेयर और स्ट्रेंथन होने के आसार है, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं इन्होंने एक नया सेविंग्स प्रोग्राम लॉन्च किया है अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए, उससे थोड़ा सा इनका मार्जिन प्रोफाइल भी और बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। टू व्हीलर इंडस्ट्री वाइज डबल डिजिट ग्रोथ FY24 में आएगी ये कंपनी, इनफैक्ट इंडस्ट्री वाइज आउटलुक दे रही है, खुद के बिजनेस पर इन्होंने वैसा आउटलुक नहीं दिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स आपके सामने हैं। इसके अलावा आप नवीन फ्लोरिन, जो स्टॉक कल काफी चर्चित था क्लोजिंग के दौरान, रेवेन्यू 48% बढ़कर 563 पर आया, 55% का इजाफा, मुनाफे में 107 करोड़ का मुनाफा। यहाँ पर हमने देखा ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो नतीजे अच्छे हैं। इसके साथ ही दीपक नाइट्रेट रेडार पर रहेगा। प्रॉफिट पे दबाव है करीब 14% का, रेवेन्यू हालांकि 15% बढ़ा है, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है, 15.8% पर आए हैं, तो निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एस्ट्रल यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें, मुनाफे पर दबाव लगभग 27% का, रेवेन्यू 15% बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रेशर है लगभग 6% का। कंपनी ने 3 पर 1 बोनस की मंजूरी दे दी है, उस लिहाज से स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। बीएससी आज रेडार पर रहेगा। नंबर्स के साथ साथ बीएससी ने कह दिया है करीब 2.5% इक्विटी ऑफ शेयर्स जो CDSL में ये होल्ड करते हैं वो OFS के जरिए बेचते हुए दिखाई देंगे, तो BSE के साथ साथ आप CDSL का स्टॉक भी रेडार पर रखेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
आज हम बातचीत करेंगे आईटी मेजर विप्रो के बारे में। दरअसल विप्रो जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो एक रिफाइन ऑयल मैन्युफैक्चरर के तौर पर हुई थी। शुरुआत में वनस्पति ऑयल बनाती थी, सनफ्लावर वनस्पति के नाम से, और साथ साथ एक सोप भी बनाती थी जिसका नाम था 787। अच्छा, 1970s में जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो कुछ गांव वाले जो कि अमलनेर में इस कंपनी का जहां पहला प्लांट था, उन्होंने इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और वो पार्टिसिपेशन उनकी वेल्थ को मासिव तौर पे बिल्ड करके किया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करीब करीब 3% इक्विटी अमलनेर के जो गांव वाले हैं वो ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू आप खुद ही समझ सकते हैं, करीब करीब 3 से लेके 5,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी। इसीलिए अमलनेर को विलेज ऑफ बिलियनेयर्स भी बोला जाता है। इसके अलावा एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है आईटी सेक्टर का विप्रो। अब तक करीब करीब 13 बोनस और 2 स्प्लिट देके इसने एक मासिव वेल्थ भी क्रिएट की है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट विप्रो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइसजेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की कंपनी टाइटन के बारे में। दरअसल टाइटन जो है इसका वैसे तो कोई औपचारिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज, और क्योंकि टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जेवी है, तो इसलिए आप इसे टाइटन, टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु के नाम से मिलाकर टाइटन बना सकते हैं। टिडको जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है, लेकिन फिर भी टाटा समूह की कंपनी है। टिडको की करीब करीब 28% की हिस्सेदारी है, जिसकी वर्थ वैल्यू करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो इस कंपनी की लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है। इसके अलावा टाटा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर के तौर पर शुमार होते हैं। टिडको को करीब करीब 185 करोड़ रुपए का सालाना डिविडेंड सिर्फ टाइटन से मिलता है। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो 1995 में तनिष्क ने अपने जब ज्वेलरी कारोबार को लॉन्च किया था और 18 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्ट निकालने शुरू किए थे, उस समय पर वो एक अनसक्सेसफुल वेंचर के तौर पर देखा जा रहा था, और उसकी नतीजा ये हुआ था कि 1997-98 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए थे। लेकिन वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ या वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, उसको आप इस तरह से समझिए कि आज कंपनी के तनिष्क का जो कुल कारोबार का कंट्रीब्यूशन है टाइटन में, वो रफली 90% के आसपास का है, और टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी में 96% हिस्सा अकेले तनिष्क से आता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हेवेल्स के बारे में। दरअसल हेवेल्स जो कि मल्टीनेशनल लगती है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है वो इसके एक्चुअल ओनर से लिया गया है। हवेली राम गांधी इसके एक्चुअल ओनर हुआ करते थे, जो कि आज के मौजूदा डिजाइनर, एक फेमस डिजाइनर रोहित गांधी के ग्रैंडफादर थे। दरअसल एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1971 में जो एग्जिस्टिंग ओनर के पिताजी हैं चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। अच्छा, अपफ्रंट में जेरेमी पावेल साहब की वो स्पीच डिस्कस कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वही थी, लेकिन अब से लेकर बचे हुए हफ्ते में कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर वॉलर और माइकल बार की आज ही वो स्पीचेस हैं। बस 7-8 मिनट बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, 10 बजे पॉलिसी, और 12 बजे आरबीआई गवर्नर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई करेंगे।
सबसे लास्ट होते हैं रिप्लाई, पीएम का सबसे लास्ट में आता है, तो कहा जा रहा है शायद 3 बजे 4 बजे के आसपास वो पीएम की स्पीच हो सकती है या रिप्लाई हो सकता है। निफ्टी का आज कोई नंबर नहीं है, हम हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, साथ वाइजा बाजार की कंपनीज के नंबर्स, कमिंस, एस्कॉट्स, संवर्धन मदरसन, ओबरॉय रियल्टी, पिरामिड एंटरप्राइजेस, श्री सीमेंट और ट्रेंट, इन सब के रिजल्ट्स आज। कैश वाले छोड़ दीजिए, एक्स डिविडेंड छोड़ दीजिए, ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट, ये ओपन एआई का चैट जीपीटी आप सबने सुना ही होगा, यूज कर ही लिया होगा, सबके काम आ ही रहा है बहुत ज्यादा। बड़ी रिफाइंड, गूगल सर्च का बड़ा रिफाइंड फॉर्म कह लीजिए। अब बड़ा थ्रेट था ये गूगल के लिए, तो गूगल आज अपना सर्च रिलेटेड इवेंट होस्ट करने जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है वो अपना गूगल बार्ड, जो इनका एआई इंजन है, सिमिलर चैट जीपीटी कंपटीशन में वो उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज एक बड़ा इवेंट सामने। हर्षदा अगर बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही है तो ध्यान रखिए अगले 10 दिन तक पार्शली ऑपरेशन सस्पेंडेड है, आज से 10 दिनों तक, 9 बजे से सुबह 12 बजे तक, फिर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। जाने का मन नहीं है ना, 6 घंटे आज ये वो चल में एरो इंडिया शो की तैयारी हो रही है और वो शो आने वाला है कुछ दिन। मनीषा आज वापस आएंगी कि नहीं फिर, और लो, क्योंकि वो बैंगलोर में फिर कमोडिटीज कौन करेगा? ठीक है, राजस्थान स्टेट का बजट प्रेजेंट होगा। और हाँ, अभी अपडेट आया नहीं है कि नीरज वाजपेयी ने कल रोज डे में क्या करा, पर अगर कुछ कर लिया है तो आज प्रपोज डे, वैलेंटाइंस वीक में देखते हैं। कल उन्होंने वीडियो डाला लेकिन कुछ में समझ में नहीं आया, कुछ कर पाए नहीं कर पाए। पान वाले का वीडियो था वो, पान वाले को प्रपोज कर वीडियो वहां का था, कुछ बताया नहीं, आपने वो सुना है एक्चुअली, ऊपर नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। वो जब भी वीरू बताते हैं नीचे लेवल ऊपर लेवल, तो वही गाना घूमता रहता है मेरे ध्यान में। तो जाते जाते आज की कमोडिटी स्ट्रेटजीज केडिया कमोडिटी की तरफ से दिखाइए स्क्रीन पे, आज कहां पे ट्रेड लेना है। वो कॉल्स नहीं दिखाना चाहते क्या? दे रहे हैं आएगा। केडिया कमोडिटी, अजय केडिया साहब से रिक्वेस्ट करी थी आज सुबह सुबह कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें। कच्चे तेल में, कच्चा तेल वैसे ओवरनाइट वो तब और अब में दिखा भी आपको, मजबूती तूल पकड़ रही है, अच्छा खासा सर्ज है, तो उसका फायदा यहां भी मिलेगा। 6240 के स्टॉप के साथ खरीदारी, पर सोने में बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा। लेवल्स नोट डाउन करते चलिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। एसजेक्स 50 कह रहा है 1/3% का उछाल, ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने, उस पर बातचीत ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में। नमस्कार।